नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार होम क्लासेस चैनल पर। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया में होंगे, मजे में होंगे। तो साथियों, आज अपने शुरू करने वाले हैं राजस्थान की भौतिक व ऐतिहासिक शब्दावलियां। दोस्तों, इससे संबंधित परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। आप कोई भी परीक्षा को उठाकर देख लीजिए, पिछले गत वर्ष के परीक्षा के प्रश्न पत्रों को उठाकर देख लीजिए, एक या दो क्वेश्चन राजस्थान की ऐतिहासिक शब्दावलियों से अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कम से कम 55 से 60 के लगभग शब्दावलियां करवाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान से जितनी भी शब्दावलियां बनती है वो 50 से 60 के लगभग ही बनती है। तो आज अपने करने वाले हैं राजस्थान की भौतिक व ऐतिहासिक शब्दावलियां। तो दोस्तों, आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जांगल प्रदेश किसे कहा जाता था। परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएगा कि जांगल प्रदेश के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था। तो आपका क्या रहेगा, जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। जो बीकानेर का जो आसपास का भूभाग है उसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्लस आपको दोस्तों इसमें नया ऐड करना है, जो जोधपुर का जो कुछ हिस्सा, सारा जोधपुर नहीं है, जोधपुर का कुछ हिस्सा, जोधपुर का कुछ भाग है जो वो भी जांगल प्रदेश में आता है। बीकानेर का तो पूरा भूभाग है और जोधपुर का कुछ भूभाग है जो वो किस में आता है, जांगल प्रदेश में आता है। इसमें दोस्तों यदि आपसे एग्जामिनर कुछ डीपली पूछेगा तो वो पूछेगा कुरु जांगला और भाद्रे जांगला के नाम से किसे जाना जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में दोस्तों कुरु और भाद्रे जांगला दो क्षेत्र हुआ करते थे। जो बीकानेर के आसपास का भूभाग है वही वो क्षेत्र हुआ करते थे, इसलिए इनको कुरु और भाद्रे जांगला के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर का जो भूभाग है, बीकानेर और जोधपुर का कुछ भूभाग है जो उसे कुरु जांगला और भाद्रे जांगला के नाम से भी जाना गया है। इतना डीपली आपसे शायद ही पूछे दोस्तों, आपसे पूछेगा सिर्फ जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो बीकानेर और जोधपुर का कुछ भूभाग। आगे अपने बात करते हैं मत्स्य प्रदेश की। मत्स्य प्रदेश के नाम से किसे जाना गया, तो अलवर, भरतपुर और जयपुर और दौसा का कुछ भूभाग। अलवर और भरतपुर तो संपूर्ण मत्स्य प्रदेश में आएंगे, लेकिन जयपुर और दौसा का कुछ भूभाग है जो वो मत्स्य प्रदेश में आएगा। मत्स्य प्रदेश का वर्णन दोस्तों, राजस्थान का प्राचीन जनपद है, इसलिए इसका ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। मत्स्य प्रदेश का ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है और महाभारत में भी वर्णन मिलता है। मत्स्य प्रदेश का ऋग्वेद और महाभारत दोनों में ही वर्णन मिलता है। और पुराना जनपद था तो इसकी राजधानी थी विराटनगर। तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी प्राचीन काल में, विराटनगर थी। आगे अपने बात कर लेते हैं मारवाड़ की। तो मारवाड़ में जोधपुर और पाली का जो भूभाग है, जोधपुर और पाली का जो आसपास का क्षेत्र है वो मारवाड़ में आता था, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर का कुछ भूभाग, जैसलमेर और बाड़मेर का भी कुछ भूभाग है मारवाड़ में आता है। मध्यकाल में अपने बात करते हैं दोस्तों, मेवाड़ और मारवाड़ दो हुआ करते थे। तो मारवाड़ का नाम आते ही अपने दिमाग में क्या आता है, जोधपुर, और मेवाड़ का नाम आते ही उदयपुर। तो उसी से संबंधित अपने बात करते हैं। तो मारवाड़, जोधपुर और पाली, जोधपुर और पाली का जो भूभाग है वो मारवाड़ में आता, परंतु जैसलमेर और बाड़मेर का भी कुछ भूभाग, सारा नहीं है, कुछ भूभाग है जो वो मारवाड़ में आता है। आगे अपने बात करते हैं ढूंढाड़। ढूंढाड़ किसे कहते थे, तो वर्तमान जो जयपुर बसा हुआ है वो और प्लस दौसा, जयपुर और दौसा का भूभाग है वो ढूंढाड़ कहलाता था। ये दोस्तों जयपुर में ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे ढूंढाड़ कहते थे।
अब बात करते हैं अपने दोस्तों हाड़ौती की। तो हाड़ौती को तो आपके पता ही है, 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो हाड़ौती में क्या है, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। यहाँ पे दोस्तों प्राचीन काल में क्या है, हाड़ा राजवंशी, हाड़ा राजवंशी चौहानों का शासन था। तो इसी कारण से इस क्षेत्र को है जो हाड़ौती के नाम से जाना गया। प्राचीन काल में जो हाड़ा वंशी चौहान थे वो हाड़ौती क्षेत्र में आकर बसे थे। तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हाड़ौती कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं वागड़। ध्यान से देखिए दोस्तों, वागड़, वागड़ नहीं है, वागड़। तो वागड़ किसे कहते थे, बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसे वागड़ प्रदेश कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं मेवात। मेवात में अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो अपना मेवात कहलाएगा। उसके बाद अपने बात करते हैं सीवी जनपद। तो सीवी जनपद उदयपुर के आसपास का जो भूभाग है उसे सीवी जनपद कहते हैं। तो सीवी जनपद है, सीवी को प्राचीन काल में कीवी के नाम से भी जाना जाता था। सीवी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, कीवी के नाम से। ये दोस्तों प्राचीन काल में पंजाब में एक जनजाति थी सीवी नाम से। तो सिकंदर ने पंजाब में आक्रमण कर दिया, उससे बचने के लिए जो ये सीवी जनजाति है वो अपने उदयपुर के आसपास के भूभाग में आकर बस गई, उसी से सीवी जनपद कहलाने लगा। उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो सीवी जनपद। सीवी जो पंजाब की जनजाति थी वो सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए, सिकंदर ने आक्रमण कर दिया तो उससे बचने के लिए उदयपुर के आसपास के इलाकों में आकर छुप गई, तो और वही रहने लगी। तो उसी प्रकार से ये सीवी के नाम से जाना जाने लगा उदयपुर का अपना जो भूभाग है वो। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपने मेवाड़। मेवाड़ का नाम आते ही उदयपुर दिमाग में आना चाहिए। तो मेवाड़ किसे कहते हैं, उदयपुर और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का जो भूभाग है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट है, मेदपाट और प्रागवाट, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा मेदपाट और प्रागवाट के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर रहने वाला है मेवाड़। क्योंकि यहाँ पे मेदपाट का तो है दोस्तों कि यहाँ पे मेद जनजाति बहुत रहती थी, मेद जाति की अधिकता होने के कारण यह मेदपाट कहलाने लगा। उसके बाद अपने बात करते हैं दोस्तों बोमट क्षेत्र। किस क्षेत्र की, बोमट क्षेत्र। तो डूंगरपुर और उदयपुर के जो भूभाग है वो बोमट क्षेत्र कहलाता है। आप देखिए दोस्तों, बोमट शब्द है जो वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बोम प्लस अट। बोमट शब्द है जो बोम प्लस अट के नाम से बना हुआ है, संधि से अपने संधि करते हैं तो संधि विच्छेद कीजिए बोमट का, तो बोम प्लस अट। बोम का अर्थ होता है पहाड़ी ढलान, पहाड़ी ढलान। बोम का क्या अर्थ होता है, पहाड़ी ढलान। और अट का आपने सुना ही होगा, अट का अर्थ होता है आच्छादित होना। अट का क्या अर्थ होता है, आच्छादित होना। तो देखिए दोस्तों, डूंगरपुर में और उदयपुर में क्या है, पहाड़ी बहुत है। तो सारा जो इलाका है वो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो उसी से बनाया गया है बोमट। बोमट क्षेत्र किसे कहते हैं, डूंगरपुर और उदयपुर का जो भूभाग है उसे बोमट कहते हैं। आगे अपने बात कर लेते हैं कांठल। कांठल किसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा, जो प्रतापगढ़ का जो भूभाग है, प्रतापगढ़ का भूभाग है जो प्रतापगढ़ के भूभाग को क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। और दोस्तों माही नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, क्या आपको एक देखने को कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी देखने को मिल जाता है, कांठल किसे कहते हैं, तो एक ऑप्शन तो प्रतापगढ़ का भी आएगा, ये बिल्कुल राइट है। अगर प्रतापगढ़ का नहीं हो तो माही नदी का जो क्षेत्र है, माही नदी का जो क्षेत्र है, आसपास के जो किनारे हैं उन पर जो क्षेत्र बसा हुआ है आसपास के किनारों पर, उसे क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं।
उसके बाद बात करें ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार भी है। तो ऊपरमाल का जो क्षेत्र है वो क्या है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, ऊपरमाल कहते हैं। अब दोस्तों बात करें भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ कहाँ है, तो भैंसरोडगढ़ है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया रह गया आपका भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। अब बात करें दोस्तों ऊपर माल, तो माल का अर्थ क्या होता है, माल का अर्थ होता है पठार। माल का क्या अर्थ होता है, पठार। और ऊपर का मतलब ऊपर, तो ऊपर जो पठार होते हैं, ऊपर उठे हुए पठार, वो कौन सा इलाका है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो क्या किसमें आ जाएगा, ऊपरमाल में आ जाएगा। अब अपने बात करते हैं खिराड़। देखिए दोस्तों ये दो शब्द है, एक तो है खिराड़ और एक है माल खिराड़। तो खिराड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता था प्राचीन काल में, तो खिराड़ कहलाता था भीलवाड़ा का क्षेत्र। खिराड़ अपने जो भीलवाड़ा का जो इलाका है उसे खिराड़ कहते थे। अब बात करें माल खिराड़, माल खिराड़ जो टोंक का क्षेत्र है, माल खिराड़ जो टोंक के आसपास का भूभाग है उसे माल खिराड़ कहते थे। अब दोस्तों इसे इन दोनों को ये एक से नाम है, एक जैसे नाम है, तो इन्हें याद करने की ट्रिक भी होनी चाहिए। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, भीख, बी से भीलवाड़ा और ख से खिराड़, बी से तो भीलवाड़ा और ख से खिराड़। और इसी प्रकार इसकी ट्रिक हो जाएगी माल खिराड़ की माटो, या आप माटी भी केस का मिट्टी को, तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी माटो। अब आपने आगे बात करते हैं मेरवाड़ा, किसकी, मेरवाड़ा। मेरवाड़ा किसे कहते थे, तो अजमेर का जो भूभाग है, अजमेर का जो भूभाग है उसे क्या कहते थे, मेरवाड़ा। अजमेर का जो भूभाग को मेरवाड़ा कहते थे। उसके बाद अपने बात करते हैं शेखावाटी। शेखावाटी 3 जिले आते हैं शेखावाटी में, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब अपने बात कर लेते हैं देसरो। देसरो किसे कहते थे, तो देसरो कहलाता था जो उदयपुर में वर्ष भर हरी भरी रहने वाली जो पहाड़ियां हैं वो देसरो के नाम से जानी जाती थी। तो उदयपुर में वर्ष भर हरी भरी रहने वाली पहाड़ी, हरी भरी रहने वाली पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती थी, देसरो के नाम से। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, और साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहना दोस्तों, क्योंकि जितना आपको पढ़ाया जाता है वो बहुत ही सोच समझकर फिर पढ़ाया जाता है दोस्तों। उसे 70 बार चेक भी किया जाता है कहीं कोई गलती ना हो। अगर फिर भी कोई गलती होती है तो उसे दूसरे दिन या तीसरी क्लास में आपको अवश्य ही सॉल्व करवा दिया जाएगा। आप दोस्तों इससे बाहर शायद ही कोई शब्दावली जाए, आप इतना नोट कीजिए, 18 तक अपनी शब्दावली हो गई है, इतना नोट कीजिए, आगे चलते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों अब अपने आगे बात कर लेते हैं कि बाकर किसे कहते हैं। बाकर कहते हैं सिरोही के पूर्वी भाग में जो स्थित त्रिव ढाल वाले उबड़ खाबड़ जो कटक हैं वे क्या कहलाते हैं, बाकर कहलाते हैं। दोबारा से देखिए, सिरोही का जो पूर्वी भाग है उसमें स्थित त्रिव ढाल वाले उबड़ खाबड़ कटक क्या कहलाते हैं, बाकर कहलाते हैं। उसके बाद बात करें मगरा। मगरा किसे कहते हैं, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं वे क्या कहलाती है, मगरा। उसके बाद बात करें छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कहते हैं माही नदी के जो आसपास के गांव, 56 गांवों का जो समूह है माही नदी के आसपास 56 गांवों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, 56 का मैदान कहलाता है। और जिलों की बात करें तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 56 का मैदान किसे कहते हैं, जो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसमें
56 गांवों का समूह है और 56 प्रकार के नदी नाले आकर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। उसी प्रकार आगे बात करें मेवल, मेवल किसे कहते हैं? तो मेवल कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। उसके बाद अपने बात करें राठ या अहिरवाट, राठ या अहिरवाट किसे कहते हैं? तो अलवर का जो भूभाग है, किसका? अलवर का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? राठ या अहिरवाट। यहाँ पे अहिरवाटी बोली जाती है, जो अपने आगे बोलियों में बात करेंगे। तो आगे बात करें, देखिए राठ और आगे क्या है? राठी क्षेत्र। एक तो है राठ और एक है राठी, दोनों में अलग अलग एक मात्रा की फर्क है। तो राठी क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? राठी क्षेत्र कहते हैं। आगे अपने ये बात करेंगे दोस्तों, 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा वाला जो क्षेत्र है उसे राठी क्षेत्र कहते हैं। ये अपने जो अपने आगे भौतिक प्रदेशों वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अपने देखेंगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वो अपने आगे बात करेंगे भौतिक प्रदेशों में। आगे अपने देखिए सपाट प्रदेश, ये थोड़ा मिट गया है, गहरा कर देता हूं मैं। सपाट प्रदेश किसे कहते हैं? तो सवाई माधोपुर और करौली का वो भूभाग जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। दोबारा देखिए, सवाई माधोपुर और करौली का वह क्षेत्र जो एमपी यानी मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। सवाई माधोपुर और करौली का वह भूभाग जो मध्य प्रदेश की सीमा बनाता हो उसे क्या कहते हैं? सपाट प्रदेश कहते हैं। आगे अपने बात करें अनंत गोचर। अनंत का क्या अर्थ होता है दोस्तों? जहां तक दिखाई दे, दूर दूर तक, जहां तक अपने को दिखाई दे वहां अनंत होता है। और गोचर का मतलब गायों के चरने योग्य है। गोचर का क्या मतलब होता है? गायों के चरने योग्य है। तो अनंत गोचर किसे कहते हैं? सांबर से सीकर तक, सांबर से सीकर तक जो भूभाग है वह गायों के चरने हेतु ही है। आप देख लेना जाकर, दूर दूर तक अपने को कोई मकान नहीं है, वहां पे कोई घर नहीं है, सिर्फ खाली जगह पड़ी हुई है, तो वह गायों के चरने के हेतु ही है। तो सांबर से सीकर तक का जो बीच का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? अनंत गोचर कहलाता है। आगे अपने बात करें रूमा, रूमा क्या किसे कहते हैं? तो सांबर झील के आसपास का जो भूभाग है, सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? रूमा कहते हैं। आगे अपने से पूछ लेंगे संपादलक्ष किस प्रदेश को जाना जाता है? तो संपादलक्ष किसे कहते हैं? नागौर का जो क्षेत्र है, नागौर का जो भूभाग है उसे क्या कहते हैं? संपादलक्ष कहते हैं। आगे अपने बात करें मछला मगरा। आपने मगरा नाम तो पढ़ ही लिया। ये देखिए मगरा किसे कहते हैं? उदयपुर के जो उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं वो मगरा कहलाती है। लेकिन ये मछला मगरा पहली बार शायद आपने सुना होगा। तो मछला मगरा किसे कहते हैं? उदयपुर की वे पहाड़ियां जो मछली के आकार की है, जो मछली के आकार की है। उदयपुर की वे पहाड़ियां जो मछली के आकार की है क्या कहलाती हैं? मछला मगरा कहलाती है। आगे अपने बात करें गहलोट। गहलोट किसे कहते हैं? तो वर्तमान का जो उदयपुर है, वर्तमान का जो उदयपुर है वो क्या कहलाता था? गहलोट कहलाता था। ये दोस्तों गहलोत जो जाति है वो गहलोट शब्द से ही बनी हुई है। चलिए आगे बात करते हैं बरड। बरड आपने किसान आंदोलन भी सुना होगा जो बूंदी में हुआ था, उसी से मिलकर बनाया बरड। बरड किसे कहते थे? तो बूंदी का जो पश्चिमी पथरीला जो क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? बरड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अपने बात करें उत्तमाद्री। क्या नाम है? उत्तमाद्री। तो बिजोलिया के आसपास का जो भूभाग है, बिजोलिया के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते थे? उत्तमाद्री। बिजोलिया आपको मैंने बताया कहां पे पड़ता है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। तो बिजोलिया के जो आसपास का क्षेत्र है क्या कहलाता है? उत्तमाद्री। आगे अपने बात करें चंद्रावती। चंद्रावती तो आपने सुन ही रखा होगा, जो सिरोही का जो भूभाग है, सिरोही का जो भूभाग है उसे चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तोरावाटी। तोरावाटी जो कांतली नदी का जो भूभाग है, कांतली नदी के आसपास का जो क्षेत्र है
आसपास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है? तोराबाटी। और यहाँ पे जो बोली भी बोली जाती है वो कौन सी है? तोराबाटी बोली। जो कांतली नदी है दोस्तों, ये सीकर से निकलती है और झुंझुनू तक बहती है। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। और इस नदी के जो आसपास का जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तोराबाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करें नंदग्राम। नंदग्राम किसे कहते थे? तो कोटा का जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता था? नंदग्राम। आगे अपने बात करें सत्यपुर। सत्यपुर कहते थे दोस्तों सांचौर को। सांचौर कहां पे है? जालोर में। सत्यपुर के नाम से किसे जाना जाता था? तो सांचौर को जाना जाता था। कहां पे? जालोर में पड़ता है, सांचौर है जो। इतना आप नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने बात कर लेते हैं गोपालपुरा या द्रोणपुर। दोनों एक ही नाम है। गोपालपुरा या द्रोणपुर किसे कहा जाता था? तो गोपालपुरा और द्रोणपुर कहा जाता था चूरू को। आगे अपने बात करें श्रीमाल। श्रीमाल किसे कहते थे? तो श्रीमाल कहते थे भीनमाल को। भीनमाल कहां पे है? जालोर में। श्रीमाल के नाम से किसे जाना जाता था? तो भीनमाल को जाना जाता था। और कहां पे है? जालोर में है। ऐ छत्रपुर। ऐ छत्रपुर किसे कहते थे? तो ऐ छत्रपुर कहते थे नागौर को। आगे अपने बात करें नवनेरी या मेलपुर या उपकेश पाटन। क्या नाम है? नवनेरी, मेलपुर या उपकेश पाटन के किस नाम से किसे जाना जाता था? तो वो जाना जाता था ओशिया। किसे जाना जाता था? ओशिया को। ओशिया कहां पे है? जोधपुर में। नवनेरी, मेलपुर या उपकेश पाटन के नाम से किसे जाना जाता था? ओशिया को जाना जाता था। और कहां पे है ओशिया? जोधपुर में है। उसके बाद बात करें आलोर। आलोर के नाम से किसे जाना जाता था? तो अलवर का जो भूभाग है, अलवर का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? आलोर के नाम से जाना जाता था। जवालीपुर। जवालीपुर कहते थे जालोर का भूभाग को। जवालीपुर किसे कहते थे? जालोर का जो भूभाग है उसे जवालीपुर कहते थे। आगे बात करें वृंदावती। वृंदावती के नाम से किसे जाना जाता था? तो बूंदी को जाना जाता था। वृंदावती किसे कहते थे? बूंदी को। बिरजनगर। बिरजनगर कहते थे जालरा पाटन को। बिरजनगर किसे कहते थे? जालरा पाटन को। जालरा पाटन कहां पे है? झालावाड़ में है। झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ में है। झालरा पाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। आगे अपने बात करें सलीमाबाद। सलीमाबाद कहते थे शाहबाद को। शाहबाद कहाँ का? 12 में जो शाहबाद है उसको क्या कहते थे? सलीमाबाद कहते थे। आगे अपने बात करें 46 नंबर की, तो दीर्घवती। दीर्घवती कहते थे डीग को। डीग अपने पड़ता है भरतपुर में। डीग कहां पे है? भरतपुर के अंदर है, जिसे जल महलों की नगरी भी कहा जाता है डीग को। डीग को क्या कहा जाता है? जल महलों की नगरी। सॉरी, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डीग को। और डीग का प्राचीन नाम क्या है? दीर्घवती। उसके बाद अपने बात करें योध्या। योध्या क्षेत्र किसे नाम से किसे जाना जाता था? तो हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता था? योध्या क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आगे अपने बात करें डांग की रानी। डांग की रानी कहा जाता था करौली को। डांग की रानी किसे कहा जाता था? करौली को। आगे अपने बात करें पहाड़ों की रानी। तो पहाड़ों की रानी किसे कहते थे? डूंगरपुर को कहते थे। पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डूंगरपुर को। मांडवल या दुंगल। मांडवल या दुंगल के नाम से किसे जाना जाता था? तो वो जाना जाता था आपका जैसलमेर। मांडवल या दुंगल जैसलमेर को कहा जाता था। उसके बाद बात करें थली। थली किसे कहते थे? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू के जो मध्यवर्ती क्षेत्र है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू का जो मध्यवर्ती मध्य का भूभाग है,
मध्य का जो भूभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? थली के नाम से पुकारा जाता है। आगे बात करें खिंचीवाड़ा, खिंचीवाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो झालरापाटन को जो नाम है, झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है? खिंचीवाड़ा। उसके बाद आप अपने बात करें सिटी ऑफ वेल्स, सिटी ऑफ वेल्स किसे कहा जाता है? तो झालावाड़ को कहा जाता है। आगे अपने बात करें 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। मांडव्यपुर, नाम देखिए आप, मांडव्यपुर, मांडव्यपुर किसे कहते हैं? तो मंडोर, मंडोर कहां पे है? जोधपुर में। रावण का ससुराल भी है मंडोर जोधपुर में, तो मांडव्यपुर किसे कहते हैं? मंडोर को। आगे दोस्तों अपने यहां पे देखिए एक बात और रह गई नोट करने वाली, आप यहां पे देखिए एक आता है अपने मरु त्रिकोण, क्या नाम आता है? मरु त्रिकोण। आपसे पूछ लिया जाता है मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहले तो ट्रिक देखिए, जे जे बी, और ये एरो का निशान ऊपर की ओर, जे जे बी, और ये एरो का निशान अपने को मरु त्रिकोण में ऊपर की ओर करना है। तो इसमें जिले देखिए, पहला है जैसलमेर जैसे, और दूसरे जैसे जोधपुर, और बी से अपने नक्शे में देखिए आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ऊपर की ओर आएगा बीकानेर, और नीचे की ओर अपने आते हैं बीकानेर से नीचे तो उसमें आता है बाड़मेर। तो एरो का निशान कहां पे है? ऊपर की ओर, तो बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर, बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर। एक अपने आता है, ये तो हो गया मरु त्रिकोण का, एक अपने आता है सेज, एस डबल ई जेड, इसे कहते हैं सेज। सेज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अपनी ट्रिक भी सेम रहेगी, जे जे बी, क्या ट्रिक रहेगी? जे जे बी, और एरो का जो निशान है वो आ जाएगा नीचे की ओर, एरो का निशान है जो नीचे की ओर। तो जे जे से तो सेम जिले रहेंगे, जैसलमेर, और इस जे से रहेगा जोधपुर, और एरो का निशान अब देखिए नीचे की ओर है, तो नीचे कौन सा जिला आता है? बाड़मेर। ये अपने हो गए सेज के जो जिले हैं वो हो गए जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। सेज में देखिए एरो का निशान नीचे है, तो नक्शे में आप देखिएगा नीचे की ओर कौन सा जिला है? बाड़मेर, और नक्शे में आप देखेंगे ऊपर की ओर कौन सा जिला है बाड़मेर से? तो बीकानेर है। तो ट्रिक सेम रहेगी दोनों की, मरु त्रिकोण की सेम ट्रिक रहेगी और सेज की भी सेम ट्रिक रहेगी। जे जे बी ट्रिक क्या है अपनी? जे जे बी मरु त्रिकोण की। तो जे से जैसलमेर, और फिर दूसरे जे से जोधपुर, और बी से बीकानेर, और एरो का निशान मरु त्रिकोण में कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। और सेज में देखिए नीचे की ओर आ रहा है एरो का निशान, तो नीचे कौन सा जिला है? बाड़मेर। तो जे जे बी सेम ट्रिक है और मरु त्रिकोण की भी सेम ट्रिक है। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान की भौतिक व ऐतिहासिक शब्दावलियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने आज किए। लगभग अपने 55, 57, 58 के लगभग करीब कर लिए हैं क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इससे बाहर शायद ही आपका प्रश्न जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।